गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वेल हियर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई के ऊपर लगातार ध्यान दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में जब हम मिले थे तो हमने टॉप 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 के, जो कि हमारा है कोल एंड पेट्रोलियम। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सीएनजी और एलपीजी का फ्यूल के रूप में यूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरी ओर हमने ये भी देखा था कि कोल जो है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्यों है नहीं। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ कोक की बात करेंगे। सबसे पहले ये सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। इसमें क्या डिस्कस करना है? व्हाट इज कोक, कोक, what are the characteristics of coke, coke and what are their functions, what are their functions, या हम ये कह सकते हैं फंक्शंस में यूजेस की बात कर सकते हैं, क्योंकि यूजेस के बेसिस पर ही फंक्शनाइज्ड होता है कोई भी चीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोक क्या होता है। कोक के बारे में मैंने आपसे ये भी कहा था कि इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, that is obtained by destructive distillation of coal. Destructive distillation of coal. कहने का मतलब क्या है बेटा? ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका? कार्बन का। जो कब ऑब्टेन होता है तो हम कहेंगे क्या कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है हमारा। जब भी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की बात करेंगे तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि कोल से कोई ना कोई प्रोसेस होता है, तब जाकर क्या बनता है? कोक। और ये वाला जो प्रोसेस यहां पर होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यहां पर होता क्या है कोल के साथ? तो हम कहेंगे क्या कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल in absence of oxygen, in absence of oxygen। क्लियर है? हमने क्या क्या बात करनी थी कि कोल से कोक कैसे बनेगा। तो कोल से कोक बनने के लिए स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा किसको? कोल को, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी कोल स्ट्रांगली हीट होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी से रिजल्ट क्या बनता है? कोक बनता है। क्लियर हो गया? और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्लियर है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में हम क्या करते हैं? कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ताकि वो किसके रूप में बन जाए? कोक के रूप में बन जाए। और यही प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। अगर हमसे मान लीजिए जैसे ये पूछता है कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो हम क्या कहेंगे? द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कोक इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मीन्स व्हाट कि कोल का बहुत स्ट्रांगली हीट होना, कोल को बहुत स्ट्रांगली हीट करना ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ताकि क्या हो सके?
कोक बन सके, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको जब हम डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल strongly in absence of oxygen to form coke is called क्या है बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ क्लियर है, क्लियर हो गया। मीन्स व्हाट कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है क्योंकि ये स्ट्रांगली हीट होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, और इसी वजह से ये कोक बनता है कोल से, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें कोल से कोक बनता है उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अब जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को पढ़ लिया तो हमें यह भी जानना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोक की बात करें कि इसके गुण क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोक, तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोक की बात करेंगे तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोक में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर है, मीन्स व्हाट कि कोक जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ये गुण है इसके। दूसरा, whenever it burns it does not produce smoke, जब भी ये जलता है तो ये किसी तरह का स्मोक रिलीज नहीं करता। तीसरी बात, it does not pollute our environment, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। इट डज नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि अगर वो स्मोक के साथ बर्न करता, अगर वो जलते समय धुआं रिलीज करता तो वो पॉल्यूट कर देता, लेकिन चूंकि ये धुआं रिलीज करता ही नहीं है, स्मोक रिलीज नहीं करता, इसीलिए हम कहते हैं क्या कि इट डज नॉट पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट। आई होप क्लियर है ये तीन प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई कि कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। दूसरा मैंने ये बताया कि जब भी ये बर्न करता है इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, जब भी ये जलेगा तो किसी भी तरह का धुआं रिलीज नहीं करता। उसके बाद चूंकि वो धुआं रिलीज नहीं करता तो वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है बेटा इसके यूजेस ऑफ कोक। देखो बेटा, जब भी हम यूजेस ऑफ कोक की बात करेंगे तो बहुत सिंपल और बहुत यूजफुल यूज है इसका। जैसे हम यूजेस ऑफ कोक की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मतलब ये कि जब भी हम इसकी बात करेंगे कोक की, तो कोक के बारे में कहेंगे क्या कि ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करने, मेटल को निकालने में काम आता है। जो धरती के अंदर मेटल मौजूद है उस मेटल को निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में कौन मददगार होता है, तो हम कहेंगे कोक। आई होप क्लियर है। दूसरा, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। नहीं तो
यहां पर हमने क्या कहा कि कोक की प्रॉपर्टीज की बात कही तो मैंने कहा कि ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, जब भी जलता है तो कोई स्मोक रिलीज नहीं करता, और चूंकि स्मोक नहीं रिलीज करता ये पॉल्यूट भी नहीं करता है। उसके बाद अगर हम यूजेस की बात करें तो हम कहेंगे क्या कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज होता है। मतलब ये कि मेटल को अगर निकालना है अर्थ के अंदर से, अर्थ क्रस्ट में होता है मौजूद, आपको पता है, और उससे अगर हमें मेटल्स को निकालना है तो कहीं ना कहीं हम किसका यूज करेंगे, कोक का। दूसरी ओर हम ये भी कहेंगे कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में, जो स्टेनलेस स्टील वो होता है जिस पर कभी जंग नहीं लगता हो, तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में ये आयरन के साथ मिक्स किया जाता है कोक को, ताकि स्टेनलेस स्टील बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं कोक का यूज स्टेनलेस स्टील को भी बनाने में किया जाता है। आई होप क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। क्लियर है। और उसके बाद व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। अब देखो बेटा यहां पर जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल बताइए क्या होता है, कैसे होता है, स्टोरी बतानी है हमें कि ये कैसे कोल को फॉर्म करता है। उसके बाद और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से कोल फॉर्म होता है उसकी स्टोरी बताइए, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक नाम हमने क्या रखा है, किस नाम से बुलाते हैं उस स्टोरी को। तो पहले हम इस स्टोरी को देखते हैं। तो कोल के फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपसे बताया था कि कोल इज फाउंड व्हेन द टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल गेट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू सम नेचुरल फिनोमेना एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर ड्यू टू द एक्सेसिव हीट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेड रिमेन्स हैं किसके, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल के, वो अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो जाकर अर्थ क्रस्ट में इतनी ज्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, अपने आप को कोल में कन्वर्ट कर लेता है। आई होप क्लियर हो गया। हम क्या कहेंगे आंसर में इसके, द डेड रिमेन्स ऑफ plant and animal that got buried inside the earth crust after millions of years leads to the ऑफ कोल। ठीक है बेटा, जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बड़ी कर जाते हैं, दब जाते हैं, तो वो अर्थ क्रस्ट की गर्मी की वजह से क्या फॉर्म कर देते हैं, कोल। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। इस दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि इस हमेशा हम इसको थोड़ी लिखते रहेंगे, अगर इसके लिए कोई दूसरा नाम है तो बताइए। तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, यहां पर ये टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल है, आई होप आप समझेंगे। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, कार्बनाइजेशन। क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। क्लियर है बेटा।
क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कोल को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन कहते हैं। मीन्स व्हाट कि जब भी हमें कोल को फॉर्म करना होगा प्रोसेस क्या कहलाएगा? कार्बनाइजेशन कहलाएगा। आई होप क्लियर है। और यहाँ पर कोल क्या था? कोल इज फॉर्म व्हेन द डेड रिमेन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल। आई होप क्लियर है। और यहां पर ये क्या है कि कार्बनाइजेशन क्या होता है? तो कार्बनाइजेशन के लिए हम क्या कहेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। मीन्स व्हाट कि कोल को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन कहलाता है। कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अगला पार्ट क्या है? राइट द स्टोरी ऑन फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। मतलब ये कि हमें स्टोरी लिखनी है किसके ऊपर? पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है उसके ऊपर। तो यहां पर जब हम कोल की बात कर रहे थे तो कोल के बारे में मैंने आपसे क्या बताया था कि कोल क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल। लेकिन यहां पर जब हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जब भी हम पेट्रोलियम की स्टोरी की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि पेट्रोलियम क्या है? द डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। यहां पर एक्वेटिक का मतलब क्या है? पानी में रहने वाले जीव जंतु। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे द डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। द डेड रिमेन्स किसका? एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर ड्यू टू द एक्सेसिव हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। आई होप क्लियर है। हम क्या कहेंगे? द डेड रिमेन्स ऑफ aquatic plant and animal that got buried inside the earth crust and after millions of years due to the excessive heat gets converted into petroleum। क्लियर है? हम क्या कहेंगे? जब भी हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि द डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। मीन्स व्हाट कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी जैसा जो प्राकृतिक आपदा होता है उसकी वजह से अगर पृथ्वी के अंदर दबना रहता है तो वो दबते जब है तो अर्थ क्रस्ट में जब वो पहुंचते हैं एक्सेसिव हीट होने की वजह से वो अपने आप को, एक्वेटिक एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं, वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पेट्रोलियम में। इसीलिए जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं द डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। यहां पर इस एक्वेटिक का बहुत महत्व है। द डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर ड्यू टू द एक्सेसिव हीट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। आई होप क्लियर है। आज जो हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वो पूरी तरह से क्लियर होगा आपको। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स के बुक वर्क्स को डिस्कस करना है, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग जो भी मौजूद होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिलहाल इतने ही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।